गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग वायुमंडल का जो अगला चैप्टर है तापीय प्रतिलोमन, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इस भाग में हम लोग देखेंगे कि तापीय प्रतिलोमन होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, या इसका जो क्रियाविधि होती है क्या क्या कैसे होती हैं, और इसके अतिरिक्त इसका प्रभाव देखेंगे कि मौसम पर या मानव गतिविधियों पर क्या क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि तापीय प्रतिलोमन होता क्या है। तो जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो तापीय सामान्य दशा में पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई बढ़ने के साथ या ऊपर जाने पर धीरे धीरे तापमान में कमी आने लगती है। वो कमी लगभग सामान्य ताप ह्रास दर से कमी होती है। ठीक है, सामान्य ह्रास दर मतलब कि 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर पे, ये इस हिसाब से धीरे धीरे इस दर से कम होते हैं, तो इसको सामान्य ताप ह्रास दर की संज्ञा देते हैं। ठीक है, जैसे इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि तापमान का जैसे इस पे तापमान दिया गया है, एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे ऊंचाई दिया गया है, तो तापमान धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये सामान्य दशा में ऐसा होता है। लेकिन कभी कभी कुछ कारणों से या कई घटनाओं से तापीय प्रतिलोमन की स्थिति आ जाती है, अर्थात तापमान ऊंचाई के बढ़ने के साथ घटने के बजाय बढ़ने लगता है। ठीक है, तो यहाँ जैसे बढ़ा हुआ है यहाँ बढ़ने लगता है, इसके बाद से धीरे धीरे कम होने लगता है। ऐसी स्थिति में जब नीचे वाला जो भाग होता है ठंडी हो जाता है और ऊपर वाला भाग गर्म हो जाता है, तो प्रतिलोमन की स्थिति, इसी को प्रतिलोमन की स्थिति कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये प्रतिलोमन कितने प्रकार का होता है। तो प्रतिलोमन तो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक अप्रवाही प्रतिलोमन और दूसरा अविवहनीय या गतिक प्रतिलोमन। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, लेकिन इसके भी कई दशाओं के कारण से कई भागों में इसको डिवीजन किया गया है या सब डिवीजन किया गया है इसमें। ठीक है, या उप विभाजन किया गया है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि तापीय या अप्रवाही या स्थिर प्रतिलोमन। ठीक है, इसको तापीय प्रतिलोमन की संज्ञा देते हैं, या अप्रवाही प्रतिलोमन की संज्ञा देते हैं, या स्थिर प्रतिलोमन की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो स्थिर प्रतिलोमन से यहाँ का तात्पर्य है कि जो हवाओं में ऊर्ध्वाधर संचलन इसमें नहीं होता है। ठीक है, लगभग स्थिर दशाओं में ही या वायुमंडलीय दशा जब स्थिर रहती है तब इस टाइप के प्रतिलोमन का निर्माण होता है, तो तापीय प्रतिलोमन या अप्रवाही प्रतिलोमन की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं कि जो तापीय या अप्रवाही प्रतिलोमन को दो भागों में हम लोग डिवीजन किया है। ठीक है, जो एक है धरातलीय प्रतिलोमन और दूसरा है उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन। ठीक है, जो धरातलीय प्रतिलोमन है ये धरातल के सतह के आसपास ही होता है, ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं होता है, जबकि उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन होता है काफ़ी ऊंचाई वाले भाग पे इस टाइप के प्रतिलोमन की स्थिति मिलती है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि धरातलीय प्रतिलोमन के होने के लिए कौन कौन सी दशा होना चाहिए। तो सबसे तो पहले इसका दशा होना चाहिए कि ये जो धरातलीय प्रतिलोमन होता है विशेष रूप से उच्च या मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ही होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तापमान काफ़ी ठंडा होता है, जो धरातल तल का तापमान होता है काफ़ी ठंडा होता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि जिसके लिए कौन कौन सी दशाएँ होनी चाहिए। तो दशा में सबसे पहला दशा है कि जो धरातल का भाग हिमाच्छादित होना चाहिए। ठीक है, हिमाच्छादित होगा तो धरातल का जो भाग काफ़ी ठंडा होगा। ठीक है, तो जैसे ये इस टाइप का जो हिमाच्छादित धरातल है विशेष रूप से मध्य अक्षांशों में ही मिलता है या काफ़ी उच्च अक्षांशों में मिलता है। ठीक है, या जो निम्न अक्षांश हुआ तो उस समय तो सर्दियों के समय में निम्न अक्षांशों में ये हिमाच्छादित भाग मिलेगा। तो जो निम्न अक्षांश भागी में जब होता है कि सर्दी के सीजन में ही इस टाइप का प्रतिलोमन की स्थिति देखने में मिलता है, अन्यथा ये मध्य या उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ही ये देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा जो कंडीशन है कि जाड़े की जो रात होती है काफ़ी दीर्घकालीन होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक ठंडी रहेगा तो उसको प्रतिलोमन बनने में काफ़ी अनुकूल दशा होगी और ज़्यादा बनने में सहायता मिलेगी। ठीक है, तो जो जाड़े के रात्रिकालीन होना चाहिए काफ़ी लंबा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है स्वच्छ एवं बादली आकाश बादल रहित आकाश। ठीक है, तो जब बादल रहित आकाश होगा तो वहाँ पे बादल आकाश रहेगा या अस्वच्छ है जिसमें धूल कण वाष्प जलवाष्प वगैरह नहीं रहेगा, तो वहाँ पे और काफ़ी ठंडा होगा और ये प्रतिलोमन की स्थिति होने के लिए अनुकूल दशा होगी। ठीक है, नहीं तो बादल आ जाएगा तो तापमान का इन्वर्जन नहीं हो पाएगा और जो तापमान से वो ठंडी हवाएं बाहर ऊपर की तरफ निकलती हैं वो निकल नहीं पाएगी, बल्कि
और गर्म कर देगा, तो फिर प्रतिलोमन की स्थिति नहीं उत्पन्न हो पाएगी। ठीक है। और चौथी जो कंडीशन है, वायुमंडल स्थिर और शांत होना चाहिए, क्योंकि जब वायुमंडल स्थिर और शांत रहेगा तो इसमें वायु में गति नहीं होगी और प्रतिलोमन डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक है, आराम से प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। और जो पांचवा कंडीशन है, धरातल के पास शुष्क पवन होना चाहिए। शुष्क पवन से अर्थात उसमें आर्द्रता नहीं होना चाहिए, या जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो जलवाष्प की मात्रा रहेगा तो फिर संघनन की क्रिया शुरू हो जाएगी, फिर ये प्रतिलोमन की स्थिति नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो प्रतिलोमन के लिए 5 जो कंडीशन है विशेष रूप से होना चाहिए। ठीक है, तो ये भारतीय प्रतिलोमन जैसे देख लिया। अब अगला जो है प्रतिलोमन उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन है। ये जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये धरातल पर ना होकर के ऊंचाई वाले भाग पे या काफ़ी ऊंचे भाग पे ये इस टाइप का प्रतिलोमन की स्थिति होती है। ठीक है, तो उसमें 2 भाग में डिवीजन किया गया है। पहला जो डिवीजन किया है कि अप्रवाही उच्च प्रतिलोमन और दूसरा यांत्रिक प्रतिलोमन। तो जो अप्रवाही उच्च प्रतिलोमन होता है विशेष रूप से ओजोन क्षेत्रों में या जो जहाँ पे समताप मंडल होता है 15 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है। ठीक है, ये 15 किलोमीटर की ऊंचाई पे जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, जिसमें वो वायुमंडल का जो स्तरीकरण देख रहे थे यह, तो उस भाग में हम लोग देखे थे कि धरातल से ऊपर जाने पे, क्षोभ मंडल के ऊपर जाने पे जो समताप मंडल होता है इसमें ओजोन परत पाए जाते हैं 15 से 30 किलोमीटर के बीच में ज़्यादा। ठीक है, समताप मंडल में तो ओजोन परत का जो कार्य होता है कि जो सूर्य से विकिरण आता है, ये पराबैंगनी किरण आता है, उसको सोख लेता है, सोख के तापमान यहाँ पे बढ़ा देता है। ठीक है, तो इस कारण से वहाँ का तापमान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और इसके नीचे या ऊपर वाले भाग में तापमान कम रहता है, तो इस कारण से वो प्रतिलोमन की स्थिति आ जाती है। ठीक है, तो क्लियर हुआ यहाँ पे। तो इस ओजोन परत के कारण से जो तापमान को जो ये लेयर ज़्यादा तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके वजह से प्रतिलोमन की स्थिति आ जाती है, अर्थात उसके ऊपर या नीचे ठंडी हवा होती है जबकि बीच में वाला भाग गर्म होता है। ठीक है, ये 15 किलोमीटर के ऊंचाई पर ही होती है। अगला है यांत्रिक प्रतिलोमन। ठीक है, ये यांत्रिक प्रतिलोमन में हवा का इसमें कोई बाहर से जो तापमान या विकिरण से इससे संबंधित नहीं होता है। ये पवन के हवा के ऊपर या नीचे गतिशीलता हो के वजह से इसमें ये प्रतिलोमन की स्थिति आती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब हवा ऊपर से नीचे बैठती है तो तब उसमें गर्मी हो जाती है, मतलब गर्म हो जाता है, और जब नीचे से जब ऊपर उठता है तो धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। ठीक है, ये इसी आधार पर, यांत्रिक आधार पर ही ये इसका प्रतिलोमन की स्थिति निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन जब होता है कि वायु जब नीचे उतरने लगती है तब होता है, जैसे प्रति चक्रवाती दशा में ही होता है कि जब वायु जब ऊपर से नीचे उतरने लगती है धरातल पे, नीचे उतरने लगती है तो ये काफ़ी गर्म हो जाती है। ठीक है, गर्म हो जाती है तो ये एक मार्ग में ही काफ़ी इतना गर्म का एक लेयर बना लेती है। अब इसके कारण होता क्या है कि नीचे ठंडी हवा होती है, ठीक है, ठंडी, और ये बीच वाला भाग गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो मैंने कंडीशन बनता है तो ये प्रतिलोमन की स्थिति हो जाती है। ठीक है, जैसे नीचे ठंडी हवा हो गई, ऊपर गर्म हवा हो गई, तो प्रतिलोमन की स्थिति आ गई। ठीक है, तो वायु के नीचे उतरने से मैंने एक कंडीशन ये हुआ, और दूसरा कंडीशन है कि वायु की तीव्रता से ऊपर उठने से होता है। जैसे ये धरातल है, धरातल से जब वायु तीव्रता से ऊपर उठेगी तो क्या होगी, ठंडी होने लगी, काफ़ी ज़्यादा ये ठंडी हो जाएगी। प्लस ठंडी ये जो हवा होती है, तो जब ठंडी हवा यहाँ होती है तो इसको नीचे करके ये और ऊपर इसके ऊपर हो जाएगी, और ये जो गर्म वाली हवा होती है, ठीक है, ये पहले से सामान्य तापमान यहाँ पे जो गर्म हवा है काफ़ी ऊपर जाएगी तो नीचे ये ठंडी हो जाएगी और इसके ऊपर वाला भाग गर्म ही रहेगा। ठीक है, तो जब गर्म रहेगा तो प्रतिलोमन की स्थिति आ जाएगी। ठीक है, नीचे ठंडा हो जाएगा, ऊपर गर्म की स्थिति हो जाएगी, तो फिर यह प्रतिलोमन की स्थिति आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप की ये जो भाग होता है कि वायु के तीव्रता से काफ़ी तीव्रता से ऊपर जाएगी तो काफ़ी तीव्रता से ठंडी भी होती है, और जो ऊपर इसके ऊपर होता है हवा ये गर्म हो जाता है, नीचे ठंडी भाग होती है। ठीक है, ये वाला भाग गर्म हो जाता है, गर्मी, और नीचे वाला भाग ठंडा रहता है, तो ये प्रतिलोमन की स्थिति आ जाती है।
ठीक है। अब अगला है अभिवहन या गतिक प्रतिलोमन। अभिवहन या गतिक प्रतिलोमन इसमें होता है कि हवा के संचलन से होता है या हवा की गतिशीलता के कारण से होता है। जब अभिवहन के द्वारा या उसका विकिरण में ज़्यादा उसका विकिरण मिलेगा या तापमान ज़्यादा बढ़ेगा तो हवा में संचलन होने लगता है और उस संचलन के कारण से ये प्रतिलोमन की स्थिति आ जाती है। ठीक है। तो इसको लगभग 3 कंडीशन से लिए होता है। एक तो चक्रवाती दशा में होता है। चक्रवाती दशा से मतलब जैसे कि अब आगे हम आने वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे चक्रवात और प्रतिचक्रवात पढ़ेंगे, तो इसमें शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही होता है। ठीक है। ये जो चक्रवाती प्रतिलोमन होता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में, जहाँ पे 2 विपरीत स्वभाव वाली हवा आके आपस में मिलती हैं। ठीक है। ऊपर से ध्रुवीय क्षेत्र से आने वाली जो ठंडी हवा होती है और इधर से सन्मार्गी पवन जब जाते हैं पछुआ पवन, तो यहाँ पे जब अभिसरण होता है तो वाताग्र का निर्माण हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। और वाताग्र का निर्माण होता है तो एक शीत वाताग्र होता है, एक ग्रीष्म वाताग्र होता है। ठीक है। तो शीत वाताग्र में जो ठंडी हवा होती है काफ़ी आक्रामक होती है और नीचे से उसको गर्म हवा को ढकेल के ऊपर कर देती हैं और वो खुद नीचे बैठ जाती हैं, भारी होने के कारण से नीचे चली जाती हैं। तो इस कंडीशन में ठीक है, ये जैसे होती है ठंडी हवा होती है, इधर से गर्म हवा होती है, तो ये ठंडी हवा नीचे इसको धक्का देकर के जो यहाँ की गर्म हवा होती है उसको उठा देती है और खुद ठंडी हवा ये गर्म हवा को उठा देती है। तो इस कारण से नीचे ठंडा हवा हो जाता है और ऊपर की तरफ गर्म हो जाता है, तो ये तापीय प्रतिलोमन की स्थिति आ जाती है। ठीक है। तो ये शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों में इस टाइप का जो कंडीशन होता है। ठीक है। तो इस टाइप को जो कंडीशन को चक्रवाती प्रतिलोमन की संज्ञा देते हैं। ठीक है। अब अगला है क्षैतिज पवन के प्रवाह के द्वारा होता है। ठीक है। इसको 2 कंडीशन में किया गया है। जब पवन क्षैतिज रूप से चलते हैं गर्म प्रदेश में या तो पहुंच जाते हैं, ठंडा हवा गर्म प्रदेश में पहुंच जाता है या फिर गर्म हवा ठंडे प्रदेश में पहुंच जाता है, तो प्रतिलोमन की स्थिति आ जाती है। ठीक है। तो इस 2 कंडीशन को हम लोग देखते हैं जो कि शीत प्रदेश में गर्म हवा का प्रवेश जब हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे मानिए ये शीतल क्षेत्र है। ठीक है। शीत प्रदेश ये ठंडा काफ़ी हुआ, इधर गर्म हवा पहुंच जाएगी तीव्रता से, तो ये नीचे का भाग गर्म हो जाएगा, ये ऊपर वाला भाग, और नीचे का ठंडा ही रहता है। ठीक है। तो ये प्रतिलोमन की स्थिति इसको कहते हैं कि नीचे ठंडा हो गया, जब ऊपर गर्म हो गया तो ठंडी ये प्रतिलोमन की स्थिति आ जाती है। ठीक है। इस प्रकार जो कंडीशन होता है महाद्वीपों पर जाड़े के सीजन में होता है, जबकि महासागरों में गर्मी के सीजन में होता है। ठीक है। जैसे महाद्वीपों पर जैसे जाड़े के सीजन में होता है कि महाद्वीप वैसे ही ठंडा रहता है, पहले से ही महाद्वीप वाला भाग या स्थलखंड का भाग कहिए, ये पहले से ठंडा रहता है, इसमें भी गर्म हवा का प्रवेश होगा तो प्रतिलोमन की स्थिति आ जाएगी। ठीक है। और महासागरों में गर्मी के समय में, क्योंकि महासागर के समय धरातल ठंडी, अब इसके महाद्वीप या स्थलखंड की अपेक्षा ठंडा रहता है। ठीक है। महासागरीय भाग ये ग्रीष्म ऋतु में अपेक्षा स्थलखंड की अपेक्षा ये ठंडा रहता है। ठीक है। तो इस समय जब गर्म हवा का प्रवेश होगा तो ये नीचे ठंडा हो जाएगा, ऊपर गर्म हो जाएगा। ठीक है। क्लियर हुआ? ये इसको स्पष्ट बना दे रहे हैं फिगर। ये स्थलखंड है, ये जलीय भाग है। ठीक है। ये महाद्वीपों पर ठंडे के सीजन में होता है, ये महाद्वीप है, ये महासागर है। ठीक। तो यहाँ पे ठंडी के सीजन में ये भाग काफ़ी ठंडा होता है, ये भाग काफ़ी गर्म होता है। ठीक है। तो जब इसमें गर्म हवा का प्रवेश होगा तो ठंडी के सीजन में यहाँ पे प्रतिलोमन होगा, जबकि ग्रीष्म के समय ये गर्म ज़्यादा होता है, ठंडा ये होता है, तो ये गर्म हवा का प्रवेश होगा तो यहाँ पे जो प्रतिलोमन की स्थिति का विकास होगा। ठीक है। और ठीक इसके विपरीत में देखते हैं कि गर्म प्रदेश में ठंडी हवाओं का जब प्रवेश होता है तब क्या होता है। तो जब गर्म प्रदेश में ठंडी हवाओं का प्रवेश होता है तो महाद्वीपों पर गर्मी के सीजन में प्रतिलोमन की स्थिति होती है, जबकि महासागरों पे सर्दियों में प्रतिलोमन की स्थिति होती है। ठीक है। महासागरों में जब सर्दी के समय नीचे वाला भाग ठंडा रहता है और उस पर ये ठंडा हवा जब प्रवेश करेगा तो
नीचे ठंडी हो जाएगी और ऊपर वाला भाग गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिलोमन की स्थिति आ जाती है। और जो तीसरा कंडीशन है, इसमें वायु का संचलन नहीं हो बल्कि जो दो जल धाराओं के मिलन से होता है, ठीक है। एक गर्म जल धारा होता है, दूसरा शीतल जल धारा, ठीक है। इसको हम लोग जल धाराओं वाला चैप्टर में अच्छे ढंग से इसको देखेंगे। तो इस कारण भी आपस में जब मिलता है, कई जगह पर मिलता है, जैसे क्यूरेसियो और क्यूराइल जो धारा मिलती हैं जापान के पास, वहाँ भी इस टाइप का कंडीशन आ जाए, तापमान प्रतिलोमन की स्थिति आ जाती है और काफ़ी घना कोहरा वहाँ पे छा जाता है, ठीक है। अब अगला है घाटी प्रतिलोमन, ठीक है। ये अभिवहन या गतिक प्रतिलोमन का ही तीसरा भाग है घाटी प्रतिलोमन। ये घाटी प्रतिलोमन ये लगभग पर्वतीय क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में ही होता है, वो भी जाड़े के सीजन में ही होता है, क्योंकि जिस समय जाड़े के सीजन में ये फिगर में दिए गए हैं, जाड़े के सीजन में जब वो भी रात के समय, जाड़े के सीजन में रात्रि के समय ये जब ऊपर वाला भाग ठंडा हो जाता है, घाटी के ऊपरी वाला भाग ठंडा हो जाता है तापीय विकिरण के कारण से, ठीक है। तापीय जो पार्थिव विकिरण होते हैं, तो तापीय विकिरण, वो पार्थिव विकिरण के कारण ये ऊपर वाला भाग ठंडा हो जाता है, और जबकि जो घाटी वाला भाग होता है उसमें गर्म ही रहता है। तो जब ऊपर का भाग ठंडा हो जाता है तो ऊपर से हवाएं धीरे धीरे घाटी के अंदर प्रवेश करना शुरू करती हैं, ठीक है। ये धीरे धीरे प्रवेश करना शुरू करती हैं और जो घाटी में गर्म हवा है उसको दबाव से ऊपर निकाल देती हैं, ठीक है। तो गर्म हवा ऊपर निकल जाता है और ठंडा हवा नीचे प्रवेश कर जाता है, ठीक है। तो ये तापमान प्रतिलोमन की स्थिति आ जाती है, ठीक है। तो जाड़े के समय में जो घाटी के नीचे वाला भाग होता है, या घाटी के नीचे भाग होता है, वो काफ़ी ठंडा हो जाता है, उसमें पाला की स्थिति आ जाती है, ठीक है। उसमें काफ़ी पाला पड़ने लगता है, जबकि जो घाटी के ऊपरी वाला भाग होता है उसमें थोड़ा सा अपेक्षाकृत गर्म होता है, ठीक है, और नीचे पाला की स्थिति हो जाती है। ये कंडीशन घाटी प्रतिलोमन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये रहा तापीय प्रतिलोमन से संबंधित प्रकार और इसकी विशेषताएं। और इसके प्रभाव देखते हैं कि जब घाटी ये प्रतिलोमन होता है तो इसमें क्या क्या प्रभाव होता है। तो जब प्रतिलोमन होता है, तापीय प्रतिलोमन होता है, तो उस कंडीशन में काफ़ी घना कोहरा छा जाता है और ये कई रूपों में प्रभावित करता है। जैसे जो कॉफ़ी के बागान होते हैं तो उसके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है, क्योंकि कॉफ़ी के जो बागान होते हैं, ठीक है, ये तीव्र जो सूर्य के किरण आते हैं उससे प्रभावित होते हैं। ये जब यदि यहाँ पे धूल बादल छाया रहेगा या ज़्यादा वहाँ पे कोहरा छाया रहेगा तो ये धूप से बचाव होता है और कॉफ़ी के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। जो ब्राज़ील के हम लोग देखेंगे जो कॉफ़ी के बागान हैं, विशेष रूप से ऐसे ही क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पे तापमान वो कोहरे की स्थिति पाई जाती है, ठीक है। तो ये धूप के किरण से सीधे जो सूर्य के किरण पड़ते हैं उससे बचाव हो जाता है, तो कॉफ़ी बागानों के लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। जबकि ये इसका नुकसान भी होता है, जैसे और फसलों के लिए, अन्य फसलों के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है, क्योंकि घना कोहरे से उन लोगों को कई फसल ऐसे होते हैं उन लोगों की तापमान वो सूर्य के किरण की आवश्यकता पड़ती है, वो नहीं मिल पाते हैं, तो काफ़ी उसको नुकसान की क्षति होती है, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि जब घना कोहरा की वजह से जो वायुयान यातायात है उसके वजह काफ़ी प्रभावित होता है और वायु दुर्घटना भी काफ़ी ज़्यादा होने लगती है, ठीक है। और जो चौथा है, जो वर्षा की मात्रा होती है ये कम हो जाती है। वर्षा की संभावना जैसे चक्रवाती दशा चूँकि बन जाती है, जहाँ पर प्रतिलोमन की स्थिति आती है तो हवा यहाँ पर जैसे उतर रहा है तो ये प्रति चक्रवाती दशा बन जाती है, जो वर्षा के लिए अनुकूल नहीं होता है, तो वहाँ पे वर्षा की संभावना काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एक जहाँ आवश्यकता पड़ेगी बारिश की वहाँ पे बारिश नहीं होगा तो काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये रहा तापीय प्रतिलोमन और उसका प्रभाव के बारे में हम लोग देखें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कोई सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और उसको आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।